शार्प होगा। इसको जितना लेजी छोड़ दोगे, ये उतना डल हो जाएगा। किस डिब्बे की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर एक केमिकल है, तो इसको जितना डिस्टर्ब करोगे, जितना शेप करोगे, जितना फोर्स करोगे, वो उतना शार्प होगा। हम लोग सबसे इजी मेथड सोचते हैं, सर ने क्वेश्चन पूछा पेज पलट के, यार उसको फोर्स तो करो। आपने देखा होगा, आपने रिवाइज किया होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, आपने कुछ रिवाइज तो किया होगा ना, एक 3-4 दिन में। लास्ट टाइम मेरी क्लास हुई थी 30 तारीख को, आज 2 तारीख है, 3 दिन का टाइम मिला, 4 दिन। कौन सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था? फोर्स करो तो दिमाग को, गुप्ता डायनेस्टी किया था। गुप्ता ने क्या क्या किया था, उसका नाम बताओ जिसके लिए कहा जाता है कि सरेंडर इन फ्रंट ऑफ शकास, जिसके बाद उसके छोटे भाई ने शका को हराया, उसकी वाइफ से शादी करी, रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त, और समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड। तो किसके कोर्ट में नवरत्नास थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में था। किसको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी आप टेस्ट उठा के देख लो, पेज पलटो, अगर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है गुप्ता डायनेस्टी से, तो यही आएगा, हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आएगा ही, क्वेश्चन आते ही हैं, आपको ऐसे ही रिवाइज करना है, ठीक है? क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त, ये भी मैंने डिस्कस किया था, क्यों कहा जाता है। एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दे, भी मैं आ रहा था तो रास्ते मेरे माइंड में चल रहा था हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन। अब समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II। ये बहुत प्रतापी राजा था, बहुत पावरफुल राजा था चंद्रगुप्त II। इन्हीं के टाइम में नवरत्नास थे, कालिदास और बड़े बड़े वाराणसी एंड ऑल थे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। इंडिया के सारे रूलर्स में इसने हरा दिए थे। साउथ के 12 राजाओं के फेडरेशन को हराया था इसने, और हराने के बाद किसी राजा के एम्पायर को, राज्य को कैप्चर नहीं किया, अपने राज्य में नहीं मिलाया। अगर आप लोग नेपोलियन को पढ़ोगे डिटेल से, नेपोलियन फ्रांस का रूलर था 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराने के लिए यूरोप के सारी बड़ी पावर एक हो गई, कंबाइंड हो गई। नेपोलियन वाज वेरी एम्बिशियस रूलर, बहुत एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था, और सिर्फ 20-25 साल की उम्र में राजा बन गया था, रूलर बन गया था, आर्मी जनरल था ही, और वो पूरे यूरोप को कैप्चर करना चाहता था, और यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहता था। अगर आप कभी जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, हम आपको इंडिया में वेलेजली की एक पॉलिसी पढ़ाएंगे, आपको सब्सिडियरी अलायंस, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सहायक संधि व्यवस्था। लॉर्ड वेलेजली इंडिया में वाइसरॉय बन के आया था 1799 में। वो यहाँ पे आया और वहां पे नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। ब्रिटेन और नेपोलियन में, ब्रिटेन में और फ्रांस में वैसे ही दोस्ती है जैसे इंडिया और पाकिस्तान में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जितने अच्छे दोस्त इंडिया और पाकिस्तान है, यूरोप में उतने ही अच्छे दोस्त ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से रहे हैं। कट्टर दुश्मनी रही है दोनों, ब्रिटेन में और फ्रांस में। कई सारी लड़ाइयां हुई है, 7 इयर्स वॉर, 100 इयर्स वॉर, कई सारी लड़ाइयां हुई। तो नेपोलियन को वहां पे रोकने के लिए नेपोलियन का टारगेट था कि इंडिया को भी कैप्चर करें, क्योंकि ब्रिटेन को हराना है, और ब्रिटेन का सबसे बड़ा पावर इंडिया था, सबसे बड़ा उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया था। तो वहां पे भेजा गया। तो सब्सिडियरी अलायंस हम डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तब। तो नेपोलियन पूरे यूरोप को कैप्चर कर चुका था, नेपोलियन स्विट्जरलैंड को कैप्चर कर चुका था, उसके बाद इटली को कैप्चर कर चुका था, उसके बाद ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर चुका था, पोलैंड को कैप्चर कर चुका था, सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज को कैप्चर कर चुका था, एक्सेप्ट 3-4। बच कौन गया था? ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया, जिसको आप आज की जर्मनी कहते हैं, ठीक है? और एक उसमें बहुत बड़ा पावर था ऑस्ट्रिया। इस चारों ने अपनी आर्मी को कंबाइन किया नेपोलियन को हराने के लिए, यूरोप में रोकने के लिए, और इन चारों ने कंबाइंडली नेपोलियन को हराया बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का नाम आप लोगों ने सुना है? ये कहाँ पे है? पानी के अंदर है क्या? नहीं है, पानी के ऊपर है। ये पानीपत है क्या? वाटरलू पानीपत में कोई रिलेशन नहीं है।
मुझे तो लग रहा तो वही उसी को इंग्लिश में वाटरलू हिंदी में पानीपत कहते हैं। दोनों अलग अलग जगह है। पानीपत कहाँ है? कहाँ? पानीपत कहाँ है? पानीपत यस इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा के पास है। और पानीपत आप करेंगे, पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। किसी को एक भी लड़ाई का नाम पता है? बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3। एक मूवी आई थी लास्ट ईयर पानीपत नाम से, किसी ने देखी मूवी? किसी ने देखी है? मूवी भी नहीं देखते उनको करते क्या? मूवी तो देखो यार, हिस्टोरिकल मूवीज देखो, बहुत नॉलेज बढ़ेगी। बगल में है पीवीआर, क्लास के बहाने हो तो पानीपत बहुत अच्छी मूवी थी, देखो ऐसी मूवीज। पानीपत जो थी वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत पे था, मराठा की और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई की कहानी है। ठीक है, तो पानीपत 1, आज हो सकता है पानीपत 1 तक आ जाए हिस्ट्री में। पानीपत फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, 1556 में 1556 में, जिसमें अकबर ने टीपू को हराया था। ठीक है, और मुगल डायनेस्टी फिर से रिवाइव हुई थी। और 3rd बैटल 1561 ईस्वी में मराठा ने अहमद शाह अब्दाली को हराया। ये वाटरलू है। वाटरलू इज अ प्लेस इन बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत शहर कंट्री है, उसका शहर है वाटरलू। किसी को पता है बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स। 10th CBSE में फर्स्ट चैप्टर है CBSE का पावर शेयरिंग। 10th CBSE वाले शायद जल्दी से किसी को याद आ रहा होगा। पावर शेयरिंग में श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी है। ठीक है, तो ये तो नेपोलियन को इसलिए कहते हैं, नेपोलियन ने भी यूरोप के सारे कंट्रीज को लगभग हराया और हरा के कैप्चर नहीं किया। वहां पे अपना एक किसी वहीं के लोकल रूलर को बना दिया या अपने किसी रिलेटिव को या क्लोज वन को रूलर बना दिया, बट पूरे कंट्री को कैप्चर नहीं किया। सेम पॉलिसी समुद्रगुप्त ने इंडिया में 4th सेंचुरी AD में अपनाया था। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर कंपेयर्ड, इसलिए दोनों की तुलना की जाती है। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। जल्दी से कोई बताओ, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? किसने? कुमारगुप्त वन ने। वेरी गुड। गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश किसने किया था? वो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, श्रीगुप्त। वेरी गुड। Who was the first ruler of Gupta dynasty who got the title of Maharaja Dhiraj? चंद्रगुप्त वन, सबसे बड़ा पावरफुल राजा वही था। अब हम आते हैं पोस्ट मौर्य एम्पायर। पोस्ट मौर्य के बाद इंडिया में क्या हुआ? मौर्य डायनेस्टी लगभग मौर्य नहीं, गुप्ता, मौर्य तो बहुत पहले कर चुके। पोस्ट गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के बाद इंडिया में क्या हुआ? और गुप्ता डायनेस्टी हमने बताया था लगभग 550 AD के आसपास इंडिया में एंड हो गया। ठीक है, आज से अगर आप आज से देखें तो लगभग 1500 साल पहले गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गया। उसके बाद इंडिया में क्या हुआ? उसके बाद 2-3 चीज आएंगी यहाँ पे। एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हर्षवर्धन, नाम सुना है? कौन है? कहाँ सुना है? हर्षवर्धन। कन्नौज सुनेंगे हम लोग, कन्नौज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उसके बाद बैटल ऑफ तराइन करेंगे, अगर यहाँ तक आ गए। और तराइन बैटल के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजें लगेगा, हाँ ये तो पता है। यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब सुना सुनाया लग रहा होगा ना। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जल्दी से ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। जल्दी से डालो टॉपिक डालो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से क्वेश्चंस आते हैं। एक इससे पहले जल्दी से मुझे एक आंसर बता दो। वो द वेरी फेमस चाइनीज ट्रैवलर। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, आंसर आ गया।
ऐसा ही एक दूसरा पावरफुल ट्रैवलर आएगा हर्षवर्धन के दरबार में। ये दोनों ट्रैवलर में पूछे ही जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाहीन एंड वेलसांग पूछा जाता है। फाहीन चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जो वेलसांग ये दूसरा पावरफुल इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर है, वो हर्षवर्धन के टाइम में आएगा। तो आप हर्षवर्धन का टाइम लिख लीजिए, आपने हेडिंग डाला है हर्षवर्धन, टाइम है 606 से लेके 647 तक, 606 to 647 AD, 606 to 647 AD, 606 हर्षवर्धन, 606 AD से लेके 647 AD तक। और अभी मैंने बताया गुप्ता डायनेस्टी एंड हुआ लगभग 550 या गुप्ता एंड हुआ। अब देखो गुप्ता के एंड के बाद लगभग 50 साल तक वैक्यूम रहा, और 50 साल स्टिल बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, छोटी छोटी चीजें हुई होंगी। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल रूलर आता है हर्षवर्धन, ठीक है। ये आता कहाँ से है, ये कौन है, थोड़ा सा एक दो लाइन इसके बारे में लिखो एंड देन डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन के राइज में एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी आती है। एक वर्धन डायनेस्टी का स्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हर्ष से पहले की कहानी बता रहे, 50 साल पहले क्या हुआ। तो यहाँ पे आता है वर्धन डायनेस्टी, यहाँ पे लिख लो वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी का टाइम है 550 से लेके 647, 550 से लेके 647, मतलब हर्षवर्धन के डेथ तक का ये टाइम है। वर्धन डायनेस्टी हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो हर्षवर्धन जिस वर्धन डायनेस्टी का राजा था, उसकी स्टार्टिंग किसने की, ठीक है। वो हर्षवर्धन कैसे उसका राजा बना। तो पहला पॉइंट है, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज पुष्यभूति। एक आदमी है जिसका नाम है पुष्यभूति, पुष्यभूति। इसने वर्धन डायनेस्टी बनाया, ही वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। और बनाया कहाँ पे, जगह पूछा जाता है थानेश्वर, एट थानेश्वर, थानेश्वर। वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति ने बनाया 550 AD के आसपास। इधर गुप्ता की एंड हो रही है और वर्धन डायनेस्टी बढ़ रहा है। ये जो पुष्यभूति थे, इसके लिए कहा जाता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी में ही कहीं में फ्यूडिटरीज थे, लैंडलॉर्ड थे। मैं गुप्ता राजा हूँ, मेरे एम्पायर में बहुत लोग हैं, तो कहीं पे पुष्यभूति नाम का एक पावरफुल ग्रामीण होगा, सरपंच होगा या हेड होगा अपने एरिया का, वो हेड रहा होगा, फ्यूडिटरीज रहा होगा गुप्ता के। लेकिन जब तक गुप्ता पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं बन सकता। गुप्ता के डेथ के बाद, गुप्ता डायनेस्टी के एंड होने के बाद, ये अपनी पावर को बढ़ा रहा है और इसने वर्धन नाम से एक नया डायनेस्टी बनाया। कहाँ पे, थानेश्वर, ब्रैकेट में लिख लो हरियाणा, ये हरियाणा में थानेश्वर एक जगह, कुरुक्षेत्र के पास। और इस डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा का नाम आता है प्रभाकर वर्मन, प्रभाकर वर्मन। ये इंपॉर्टेंट एक लिख लो, वर्धन डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट राजा है प्रभाकर वर्मन। इनका टाइम है 580 से लेके 605। प्रभाकर वर्मन became one of the powerful ruler of Gandhar dynasty in 580 till 605. ठीक है। इनके बाद इनका बेटा राज्यवर्धन राजा था, राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्मन का बेटा
राज्यवर्धन became the king। और हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं, देखो हम लोग हर्षवर्धन के बहुत करीब आ गए हैं, 606 और ये 605 में आ गए, ठीक है। तो जब इसके बाद हर्षवर्धन का टाइम आया, राज्यवर्धन became the king in 605। अब राज्यवर्धन की एक सिस्टर का नाम आता है राजश्री, पढ़ाई राजश्री, ये इसकी बहन है। और राज्यवर्धन का 1 साल के बाद 605 में ये राजा बना और 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया। कन्नौज में उस टाइम एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, कन्नौज में मौखरी डायनेस्टी रूल कर रही थी। कौन सी डायनेस्टी थी? मौखरी डायनेस्टी। और इसका राजा था, अब हम कन्नौज की तरफ आ रहे हैं, कन्नौज इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये जो मौखरी डायनेस्टी, एक मिनट बेटा, ये जो मौखरी डायनेस्टी का रूलर है इसका नाम है ग्रहवर्मन। क्या नाम है? ग्रहवर्मन। 1 मिनट समझना तब लिखा। ये ग्रहवर्मन जो है ये राजश्री के हस्बैंड है, ठीक है। राजवर्धन जो राजा है थानेश्वर का, हरियाणा का, उसकी बहन है राजश्री, उसकी मैरिज हुई कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से, ठीक है। अब एक राजा का नाम आता है देवगुप्त। यस, देवगुप्त। और देवगुप्त, देवगुप्त ये मालवा का राजा था। शशांक, शशांक, इसने देवगुप्त ने, जो मालवा का राजा था, वो शशांक, ये बंगाल का राजा था शशांक, इसकी हेल्प से इसका मर्डर कर दिया। इसने इसको मारा और इसको भी मारा। What I'm saying, देवगुप्त जो मालवा का राजा था, मालवा का मतलब क्या? वेस्ट मध्य प्रदेश, वहां का राजा था। उसने राज्यवर्धन जो हरियाणा का राजा था थानेश्वर का, उसको मारा और उसके सिस्टर के हस्बैंड ग्रहवर्मन जो कन्नौज का राजा था उसको मार दिया और कन्नौज में कैप्चर कर लिया। इसने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। इन दोनों की अलायंस, दोनों फ्रेंड थे, दोनों के पार्टनरशिप, दोनों ने मिलके इनको मार के कन्नौज में कैप्चर कर लिया। मैंने क्या बताया कि देवगुप्त ने राज्यवर्धन को मारा और उसके जीजा ग्रहवर्मन को मारा। मौखरी डायनेस्टी है जिसका ये राजा था ग्रहवर्मन, ये डायनेस्टी का नाम कन्नौज में था। कंफ्यूजन है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सिर्फ आपको मैंने क्या बताया, राज्यवर्धन राजा बना थानेश्वर का, हरियाणा का, उसकी सिस्टर थी राजश्री, उसकी शादी हो गई कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन को और राज्यवर्धन को, दोनों को देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर मार दिया। अब इसी राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षवर्धन के सामने चैलेंज क्या है? अपने भाई के मर्डर का बदला लेना है और अपने जीजा के मर्डर का बदला लेना है, और ये पावरफुल था हर्षवर्धन। अब यहाँ पे हर्षवर्धन आएगा और आप देखेंगे कि हर्षवर्धन इन दोनों को हरा के इससे कन्नौज वापस छीन लेगा और कन्नौज और थानेश्वर को मिला के एक कर देगा और कन्नौज में अपनी राजधानी बना देगा, ठीक है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है? देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन और राज्यवर्धन को मारा, ठीक है। अब लिखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन लिखो।
Harshvardhan defeated Devgupta and Shashank. Harshvardhan defeated Devgupta and Shashank and recaptured Kannauj. Kannauj को वापस छीना उनसे. And Harshvardhan defeated Devgupta and Shashank and recaptured Kannauj. ठीक है, ये कन्नौज इनसे छीन लिया. अब अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो राजश्री थी, जब इनके हस्बैंड का डेथ हो गया, मार दिया गया हस्बैंड को, तो शी वाज गोइंग टू कमिट सती. एक जंगल में चली जा रही थी सती करने जा. सती हम लोग जानते हैं, और सती का इंडियन हिस्ट्री में पहला रेफरेंस यहीं पे आता है. पहली बार सती की व्याख्या, सती के बारे में इंडियन हिस्ट्री में यहीं पे लिखा गया है कि जो राजवर्धन की बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, अपने हस्बैंड राजवर्धन की मृत्यु के बाद वो जंगलों में जा रही थी सती करने के लिए. सारा सब कुछ रेडी था. उसी टाइम हर्षवर्धन गया और अपने बहन को सती करने से रोका. ठीक है, अब हर्षवर्धन बिकेम द रूलर. अब देखो हर्षवर्धन अब यहां से जो इंडियन हिस्ट्री है उसको कहते हैं ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, त्रिकोणीय संघर्ष. हिंदी में मिलेगा आप लोगों को त्रिकोणीय संघर्ष, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब ट्रायंगुलर क्यों? अगर आप लोगों ने इंडिया का नक्शा देखा हो, इंडिया का मैप देखा हो, अब 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है यहाँ पे. देखो यहाँ पे रूल कर रही है गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे पालस, और यहाँ पे राष्ट्रकूटर्स. ये 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है. अभी हर्षवर्धन से थोड़ा सा आगे आगे बताएंगे. और यहाँ पे है कन्नौज. कन्नौज, तो हर्षवर्धन के टाइम कन्नौज बहुत पावरफुल बन गया एम्पायर. हर्षवर्धन के बारे में 2 पॉइंट और लिखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे. अब ये जो एरिया है गुर्जर प्रतिहार का, ये है राजस्थान. ये राजस्थान है, ये है बंगाल, और ये है महाराष्ट्र. अगर आप इन तीनों को मैप में रिकॉल करो, याद करो इंडिया के मैप में, तो राजस्थान बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है, ऊपर पश्चिम की तरफ है गुजरात के साइड में. बंगाल बिल्कुल ईस्ट में है, और महाराष्ट्र बिल्कुल नीचे है. तो ये ट्रायंगल बनाता है, एक ट्रायंगल बनता है इंडिया में. और तीनों कैप्चर किसको करना चाहेगा? कन्नौज को. तो कन्नौज को कैप्चर करने को लेके 200 साल तक संघर्ष होता है. ठीक है, लगभग 7th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक. और इस लड़ाई में तीनों डायनेस्टी लड़ते लड़ते आपस में खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो यही कन्नौज है जिसको हर्षवर्धन ने बहुत पावरफुल बना दिया था. कन्नौज के लिए क्यों? कन्नौज इतना इंपॉर्टेंस क्यों? अगर आप देखोगे, एक तो ये सेंट्रली लोकेटेड है, सेंटर में, और प्लस कन्नौज का जो लोकेशन है, कन्नौज दोआब में स्थित है. दोआब का मतलब हो गया 2 नदियों के बीच, गंगा और यमुना के बीच का एरिया है. बहुत ही फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है. इस पूरे एरिया में बहुत अच्छे एग्रीकल्चर होते थे, सेंट्रली लोकेटेड थे. तो इस टाइम तक आते आते इंडिया में मगध से जो सेंटर है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो शिफ्ट हो गया था कन्नौज. इससे पहले, कन्नौज से पहले गुप्ता डायनेस्टी तक मगध इंपॉर्टेंट था. गुप्ता मगध से रूल कर रहे थे, बट गुप्तास के बाद कन्नौज बिकेम इंपॉर्टेंट. क्यों हुआ? अभी मैंने 2-3 कारण आपको बताया. ओके, अब हर्षवर्धन में को क्वेश्चन जल्दी से लिख लो. तो पॉइंट, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है. हर्षवर्धन इज नोन विद द नेम ऑफ शिलादित्य, SILADITYA. हर्षवर्धन also called शिलादित्य. और हर्षवर्धन से क्वेश्चन आता है, उनके दरबार में बहुत फेमस पोएट था, बहुत बड़ा राइटर था संस्कृत का.
कौन? हर्षवर्धन के दरबार में बहुत बड़ा राइटर था, कोई नहीं था। और हर्षवर्धन खुद भी बहुत बड़ा राइटर था। राजा होने के साथ साथ, एक अच्छा राजा होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा राइटर था। उसकी बुक्स पूछी जाती है, हर्षवर्धन की बुक्स। उससे पहले हम राइटर की बात कर लेते हैं। किसी ने बाणभट्ट का नाम सुना है? सुना है? संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर था। और बाणभट्ट के लिए मेरे गुरु जी थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मैं उनसे संस्कृत पढ़ने जाता था। बताते थे कि बाणभट्ट 20-25 साल तक अनपढ़ था, नाम भी लिखना नहीं आता था उसको। और 20-25 साल के बाद वो संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान बना कि उसके पैरेलल का इंडिया में एक ही दो संस्कृत राइटर है, कालिदास के टक्कर का राइटर हो गया। तो बताते थे कि बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर आती है वो भगवान की कृपा से आती है। कालिदास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने शायद एक कहानी भी सुनाई थी कालिदास की पहली क्लास में। अनपढ़ था, इतना बड़ा मूर्ख था कि जिस पेड़ की जिस डाल पे बैठा तो उसी को काट रहा था। और इतना बड़ा विद्वान बन गया, उसका विलियम शेक्सपियर से उसकी तुलना की जाती है। और मुझे तो लगता है कि विलियम शेक्सपियर से बहुत आगे का राइटर है। ठीक है, तो देखिए, बाणभट्ट was a very famous poet in his court. बाणभट्ट, बाणभट्ट की किताब के बारे में पूछा जाता है, बाणभट्ट के बुक्स के बारे में पूछा जाता है। किसी को पता है? एक भी बुक सुना आप लोगों ने बाणभट्ट की? सुना ही नहीं। बाणभट्ट की बुक के नाम लिखिए, बाणभट्ट लिखिए, डैश लिखिए। इनकी बहुत फेमस बुक है कादंबरी। किसी ने नाम सुना है? कादंबरी। और दूसरा हर्षचरित। इन्होंने हर्ष की लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए हर्षचरित, क्योंकि ये हर्ष के दरबार में ही पोएट थे, हर्षवर्धन राजा था, तो उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसको एप्रिशिएट करते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए, जिस बुक का नाम है हर्षचरित। दोनों बुक पूछे जाते हैं बाणभट्ट के। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा बाणभट्ट किस राजा के दरबार में था? हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने कौन सी किताबें लिखी है? कादंबरी और हर्षचरित। अब हर्षवर्धन की बुक का नाम लिख लीजिए जरा। हर्षवर्धन, इसके बुक का नाम 3 बुक है और पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर्षवर्धन के बुक पूछे जाते हैं। लिखिए, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागनंदा, ये हर्ष की बुक है। रत्नावली एंड ये तीनों हर्षवर्धन की लिखी हुई किताब है। नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों बुक हर्षवर्धन ने लिखा है। A very famous Chinese traveler, Wen Sang, visited his court. A very famous Chinese traveler, बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। A very famous Chinese traveler, Wen Sang, visited हर्षवर्धन court. Then लिख लिया, लिख लीजिए और इसको टिक कर लीजिए। जो हम बता रहे हैं उसको एक बार टिक जरूर करिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही है, हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन आएगा तो यही है। When Sang visited हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन का प्रयागराज से बहुत अच्छा रिलेशन था। प्रयागराज बनी है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हर्षवर्धन का प्रयागराज से बहुत रिलेशन था।
प्रयागराज आता था और गंगा यमुना की जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, गंगा यमुना सरस्वती की जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, जिसको हम लोग संगम कहते हैं, संगम पे वो यज्ञ करता था, हवन करता था और बहुत चीजें लोगों को दान में देता था, प्रॉपर्टी दान में देता था और हर 4 साल पे आता था। और ये भी कहते हैं कि कुंभ मेला की स्टार्टिंग उन्होंने ही कराई है, उन्हीं के टाइम से कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है। लिख लीजिए, he has a strong relation with प्रयागराज, स्टार्टेड कुंभ मेला करके लिख लीजिए तो आपको दिमाग में आ जाएगा क्यों आता था 4 साल पे पूजा पाठ दान। यही तो लोग करते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। अपने मंदिर में हर्षवर्धन used to visit प्रयागराज in every 4 years. हर्षवर्धन used to visit प्रयागराज in every 4 years and used to do lot of charity. Harshvardhan used to visit Prayagraj in every 4 years and used to do lot of charity. Lot of charity. It is believed that he started Kumbh Mela in Prayagraj. कुंभ मेला आज भी लगता है क्या? Yes, sir. हर 12 साल के लगता है ना? 25 में होने वाला है, अभी से तैयारी चल रही है। 4 में? हाँ, 5 में? ओके, 4 में। It's okay, it's okay. Okay. It is believed that he started Kumbh Mela in Prayagraj. उन्हीं के टाइम से प्रयागराज में कुंभ मेला प्रचलित है। लिख लिया? एक लाइन लिख लीजिए, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। यह माना जाता है कि हर्षवर्धन की, और पहले सुन लीजिएगा, लिखिएगा, हर्षवर्धन की और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, बहुत पावरफुल राजा था। हर्षवर्धन की और पुलकेशिन, जब हर्षवर्धन अपने एम्पायर को साउथ की तरफ बढ़ा रहा था, दक्षिण की तरफ, उस टाइम दक्षिण का राजा, चालुक्य राजा बहुत पावरफुल था, पुलकेशिन द्वितीय। दोनों की लड़ाई हुई। हर्षवर्धन के डिस्क्रिप्शंस कहते हैं, हर्षवर्धन के पोएट कहते हैं, हर्षवर्धन को लिखने वाला कहता है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और पुलकेशिन द्वितीय के राइटर, पोएट और उसको अप्रिशिएट करने वाला कहता है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं, अब सिंपली एक लाइन में लिख लीजिए कि हर्षवर्धन had conflict with पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन had conflict with पुलकेशिन सेकंड of चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ये चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। चालुक्य डायनेस्टी। चलिए, और एक चीज, हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। तो आज आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री से छुटकारा मिल गया। अब जो हम लोग करेंगे, ये जो हमने बताया था ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है। तो विद द लास्ट लाइन लिख लीजिए, विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड्स। हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम लोग मेडिवल में आए। With the death of Harshvardhan, the ancient history of India ends. 647, you have already written. हर्षवर्धन की डेथ होती है 647 में।
पॉलिटिक्स चेंज कर दें। तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया, अब हम लोग आएंगे मेडिकल हिस्ट्री में। मेडिकल हिस्ट्री का पहला टॉपिक थोड़ा सा ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई, बहुत डिटेल में नहीं, एक दो पॉइंट। और उसके बाद मोहम्मद गौरी की जीत के बाद, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, गुलाम बख्श, खिलजीवर, तो डाल लीजिए हेडिंग पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में लास्ट टाइम हमने पार्लियामेंट किया था और किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था थोड़ा रिवीजन कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। तो 5 मिनट हम पॉलिटी की उस टॉपिक को रिवाइज कराते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका छूटा हुआ है उनका फिर टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, पॉलिटी में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्लियामेंट। जल्दी से क्विक रिवीजन 2 मिनट में पार्लियामेंट का विट्राई और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक करते हैं। पहले पार्लियामेंट का काम क्या होता है, मैंने 4 काम बताया था। कौन बताएगा पार्लियामेंट के 4 काम क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? यस, लॉ मेकिंग, कंट्रोलिंग द बजट ऑफ द कंट्री, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, सरकार को कंट्रोल करना, एंड हाईएस्ट फोरम फॉर पब्लिक डिबेट। किसी भी कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो ये 4 काम करता है। इसके अलावा भी बहुत काम है बट ये 4 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद, पार्लियामेंट। इंडिया में हम इसको संसद कहते हैं। अलग अलग देश के पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है, ये भी मैंने बताया था। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग देश का अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ उसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। इसके 4 काम है। पहला है कानून बनाना। किसी भी कंट्री में जहां पे डेमोक्रेसी होगा, जहां पे प्रजातंत्र होगा, वहां के पार्लियामेंट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा लॉ बनाना। अगर कंट्री में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट होगा ही, ठीक है। आप देख लो ऊपर नजर उठा के, जहां जहां दुनिया में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वहां पे पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट का पहला डिस्क्रिप्शन आता है वर्ल्ड में। जो पहली पार्लियामेंट बनी है वो बनी है 1688 में ब्रिटेन में। देख लीजिए, जहां पहला बार पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन आता है 1688 ब्रिटेन, जिसको कहीं भी आप लोगों को मिला होगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति हुई, या इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। और पहली बार दुनिया में कोई राजा अपनी शक्ति को कम करने के लिए तैयार हुआ। जरा सोचिए एक मिनट, अगर मैं राजा हूं, जब मैं राजा कह रहा हूं मेरा मतलब एब्सोल्यूट राजा। मैंने राजा 2 तरह का बताया था, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर मैं राजा हूं, मेरे पास सारी शक्ति है, और आप लोग कहें कि हम अपनी शक्ति आप लोगों को दे दें, कोई तैयार होगा? राजा नहीं तैयार होगा। कोई अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, दिस इज द ह्यूमन नेचर। पहली बार कोई राजा अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार हुआ था वो ब्रिटेन में, यहाँ पे। और इसलिए इसको कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। और इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई संघर्ष नहीं हुआ था, किसी का मर्डर नहीं हुआ था, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, ठीक। तो पहली बार यहाँ पे ब्रिटेन में पार्लियामेंट बना। उसके बाद आज की डेट में दुनिया की सबसे पहली मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है अमेरिका में, ठीक है। अब पार्लियामेंट का जहां जहां पार्लियामेंट डेमोक्रेसी होगा वहां पे पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट का पहला काम होगा लॉ बनाना।
कानून बनाना। ठीक, दूसरा काम होगा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। क्या काम होगा? सरकार को कंट्रोल करना। और कैसे? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आज की डेट में अगर पार्लियामेंट सोच ले या मोदी जी को हटा के मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे तो बना सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। इंडिया का लोकसभा ही प्राइम मिनिस्टर बनाता है। अब मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि अभी आप लोगों ने 3-4 महीने पहले देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, शिवसेना के थे। विधानसभा के लोगों ने सोचा कि इनको हटा के कोई और बन जाए, तो कुछ लोग चले गए असम में घूमने के लिए, होटल में, 5 स्टार होटल में, और कुछ दिन बाद आके अपने बन गए चीफ मिनिस्टर। तो विधानसभा जिसको बना दे, विधानसभा जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब वो बिल्डिंग नहीं है, मेरा मतलब है उसके अंदर बैठे हुए लोग। जब मैं लोकसभा कह रहा हूं तो मेरा मतलब लोकसभा की बिल्डिंग नहीं है, लोकसभा के मेंबर्स। तो ये जो हमारे यहाँ 543 मेंबर है, 543, इसमें से 272 लोग जिसको सोच ले वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो सरकार को कंट्रोल करती है। तीसरा, कंट्री के बजट को कंट्रोल करती है। बिना पार्लियामेंट के इजाजत के, परमिशन के सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। और सरकार इसके लिए हर साल बजट लेके आती है। बजट को पार्लियामेंट में पास कराया जाता है और पार्लियामेंट परमिशन दे देती है कि ठीक है आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तभी सरकार पैसा खर्च करेगी। अगर पार्लियामेंट ने बजट पास नहीं किया तो सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। तो कंट्री के बजट में किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट। और चौथा मैंने बताया था कि कोई भी डिस्कशन जो होता है इंडिया में, डिस्कशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना एक नेता को पार्लियामेंट से निकाल नहीं दिया गया, सस्पेंड हो गए, हटा दिया गया, नॉट सस्पेंड हो गया, उनकी मेंबरशिप चली गई, डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब वो रोड पे कितना भी चिल्लाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट में कुछ बोल रहा है वो बंदा तो फर्क पड़ेगा। अगर वो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल रहा है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जाता है। अभी कुछ दिन पहले उनकी स्पीच को पार्लियामेंट की डिबेट से निकाल दिया, एक्सपंज कर दिया गया, अगर आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि पार्लियामेंट की एक वर्ड रिकॉर्ड होता है। और दूसरी चीज, अगर कोई पार्लियामेंट में कुछ बोलता है उसके लिए इंडिया में कहीं कोई सजा नहीं है, उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसको आप किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये उनका प्रिविलेज होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। जो मैं कह रहा हूं, अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है मोदी जी को लेके, कोई बहुत सारी लंबी चौड़ी, लेकिन क्वालिफिकेशन वाले उससे पहले, लेकिन उनकी सारी स्पीच दिल्ली विधानसभा में दी गई है। विधानसभा के स्पीच को आप बाहर चैलेंज नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रिविलेज होता है उन लोगों का, कभी टाइम मिलेगा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन का सबसे हाईएस्ट फोरम होता है पार्लियामेंट। जल्दी से, अब इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या है? इंडियन पार्लियामेंट 3 लोगों को मिला के बनता है। किसको किसको? यस, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो 3 थिंग्स कंसिस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इंडिया में लॉ तभी बनेगा जब यह तीनों से पास हो जाएगा। लॉ और बिल का मैंने भी डिफरेंस बताया था कि जब लॉ पास नहीं होता है तो उसको बिल कहते हैं, पास हो जाता है तो लॉ बन जाता है। अब लोकसभा राज्यसभा का डेफिनेशन देखते हैं। प्रेसिडेंट में बहुत अलग से एक क्लास में बताएंगे। लोकसभा में सबसे पहले इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरा, इसको लोअर हाउस कहते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं। तीसरा, मेंबरशिप, इसके 543 मेंबर हैं, इसके 250 मेंबर हैं। ये जो 12 है ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये 2 यहाँ पे एनुअली नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं। जैसे मैंने नाम बताया, जिसमें अभी पीटी उषा को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देन इलेक्शन, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। कौन करता है? 18+1, 18 साल से ऊपर के लोग इंडिया में
इनके इलेक्शन में भाग लेता है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कौन चुनता है इनको, फिर एमएलए चुनता है। मतलब हम एमएलए को चुनेंगे। जबकि विधानसभा का चुनाव अभी हुआ था रिसेंटली 2022 में, इसी साल, एक साल अभी सरकार एक साल मना रही है ना। अभी जो यूपी जी का सेकेंड टाइम है वो एक साल हुआ है। तो 22 में जब चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने यूपी विधानसभा के लोगों को चुना था, एमएलए को चुना था, और वो एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। इसलिए ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। दूसरा, ये हाउस इसका टाइम होता है 5 साल, कितना, और इस हाउस के मेंबर का टाइम होगा, मेंबर का टाइम कितना होता है, कितने साल के लिए चुने जाएंगे, 6 साल। ये हाउस 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से पूरे इलेक्शन हाउस का फिर से चुनाव होगा। 5 साल से पहले भी चुनाव डिसॉल्व हो सकता है और 5 साल के बाद भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक मिनट बंद कर दीजिए। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years, आफ्टर 5 years और जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। जब 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व करके चुनाव किया जाता है, उस चुनाव को कहते हैं आम चुनाव या जनरल इलेक्शन। मतलब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, नहीं सॉरी 2019 में, क्योंकि सरकार 24 की तैयारी कर रही है ना, सुनते होंगे आप लोग 24 की तैयारी हो रही है ना, तो अगला चुनाव होगा 24 में, 5 साल बाद। क्या आज की डेट में पॉसिबल है किसी साल चुनाव हो जाए लोकसभा का? हाँ, संभव है। कैसे? सरकार गिर जाए, मेजोरिटी हट जाए, या मोदी जी लोकसभा को डिसॉल्व करा दे, नया चुनाव करा दे। तो जब कंप्लीट 5 साल के बाद चुनाव होता है, उस चुनाव को कहते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हिंदी में उसको कहते हैं आम चुनाव। आम चुनाव। दूसरा चुनाव होता है कि 5 साल से पहले हो जाए, 2 ही साल बाद हो जाए, 3 ही साल बाद हो जाए, 1 ही साल बाद हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन बने कि लोकसभा में किसी की सरकार ना बने, मेजोरिटी ना आए और चुनाव कराना पड़ जाए, ऐसे चुनाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं बाई इलेक्शन नहीं कहते, मिड टर्म इलेक्शन। उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया में लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया और पूरे इंडिया में एक साल चुनाव होता है, 2 ही साल बाद, 3 ही साल बाद, उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। तीसरा इलेक्शन होता है, मान लीजिए 543 लोगों को 2019 में चुना गया, 543 को, इसमें से किसी 1-2 लोगों ने रिजाइन कर दिया, किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी की डेथ हो गई, या किसी वजह से, या डिस्क्वालीफाई हो गए। चलिए डिस्क्वालीफाई हमारे सामने अभी नया है, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, कौन सी सीट से? लोकसभा की कौन सी सीट, मैंने लास्ट टाइम लिखाया था, वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी, केरला। अब वो सीट खाली हो गई। अब कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रही, 6 महीने में उसको चुनाव कराना पड़ेगा। उस एक सीट पे चुनाव होगी, बाकी बचे हुए सब टाइम के लिए उस एक सीट के चुनाव को कहेंगे बाई इलेक्शन। तो 3 तरह का इलेक्शन हो गया, समझ आ गया, बाई इलेक्शन। तो लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व होती है, 5 साल से पहले भी हो सकती है, और 5 साल से 1 साल बढ़ा के 6 साल बाद भी हो सकती है। 6 साल होता है इमरजेंसी के टाइम, अगर देश में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, तो चुनाव लोकसभा का 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और इंडिया में आज तक ऐसा सिर्फ 1 बार हुआ है। कब हुआ है? यस, इंडिया में चुनाव हुआ था 1971 में, 71 में इंदिरा गांधी दोबारा आई थी, गरीबी हटाओ का नारा देके फ्रेंच से बनी थी। अगला इलेक्शन होना चाहिए था 1976 में। कब होना चाहिए था? लेकिन 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लग गया था, धारा 352 लग गया था, 352 लग गया था, आर्टिकल 352 लगा दी थी। तो लोकसभा का चुनाव 1 साल बढ़ा दिया गया और चुनाव हुआ था 1977। 77 में जैसे पहली बार कांग्रेस चुनाव हार गई थी, जनता पार्टी, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, और सारे विपक्षी पार्टी मिलके जनता पार्टी बनाई थी और जनता पार्टी चुनाव जीती थी। और कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर?
मोरारजी देसाई, नाम सुना है? Yes. मोरारजी देसाई, उसने जस्ट 1 साल बाद कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह यूपी के थे, और दोनों का टाइम लगभग 3 साल का था। 3 साल बाद सरकार गिर गई जनता पार्टी की, और 1980 में फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई। तो हमने 3 तरह का यहाँ पे बनाया, 3 कंडीशन हो सकता है। लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व होगा, 5 साल से टाइम बढ़ भी सकता है, पहले भी हो सकता है। इसका चुनाव कब होगा? ये कब डिसॉल्व होता है? राज्यसभा का कब डिसॉल्व होता है? देखिए, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, कभी डिसॉल्व नहीं होता। इट इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। देख लिया, परमानेंट हाउस। अब क्वेश्चन है, जब ये परमानेंट हाउस है, हमने कहा कि ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल के बाद फिर कौन? इसके 1/3 मेंबर 2-2 साल पे रिटायर होते हैं। तो लिख लीजिए यहीं पे, परमानेंट हाउस 1/3 मेंबर कीप रिटायर्ड ऑन एवरी 2 years। 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, उनकी जगह चुनाव। ओके, अब मैंने दोनों की पावर बताई। आप देखेंगे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है। ऐसा क्यों है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझ के किया था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होना चाहिए? हमारे पास, लोगों के पास। और इन लोगों का चुनाव जो कि हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं। इनका चुनाव डायरेक्ट होता है, इनको पावर देने का मतलब है कि हमें पावर दिया गया है। किसको पावर दिया गया है? द पीपल ऑफ द कंट्री। इसलिए इनको ज्यादा पावर। अब कौन से ज्यादा पावर दी गई है? मैंने बताया था मनी बिल पे, बताया था जो भी मनी बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। बिल 3 तरह का होता है, ये भी मैंने बताया था। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो मनी बिल है, जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात है, टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, टैक्स घटाना, टैक्स बढ़ाना, जो भी हो, वो सब मनी बिल होता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, इस हाउस में पहले नहीं आएगा। लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा उसको कितने दिन तक रोक सकती है? ज्यादा से ज्यादा 14 डेज, बस 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि पास हो गया, या कोई पावर नहीं इसके पास। तीसरी चीज, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। आप देख रहे हैं लोकसभा का बहुत पावर है मनी बिल पे। दूसरा, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट की कंट्रोल में, गवर्नमेंट की कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का कंट्रोल है, राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं। कैसे? अभी मैंने बताया कि क्या अगर 543 में से 272 लोगों ने अगर डिसाइड कर दिया कि मोदी जी को हटाना है, हट जाएंगे। अगर 272 लोग सोच ले कि मुझे शैलेंद्र को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो हम बन जाएंगे। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? लोकसभा। अगर यहाँ पे 272 से 1 सीट भी कम हो जाएगा मोदी जी के पास, आज ही उनको रिजल्ट करना। यहाँ पे अगर उनके पास 0 मेंबर है, एक भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, रहेंगे। यहाँ पे अगर 272 से 1 सीट कम हो जाएगा, इमीडिएटली विल हैव टू रिजाइन। मैंने एग्जांपल दिया था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और AIADMK की जे जयललिता ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन 1 वोट से गिर गया था। इनके खिलाफ पास हो गया था सरकार के खिलाफ। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से विश्वास मत हार गए थे, 271 सपोर्ट था, और उनको प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना था। ये रिजाइन इन 99। हाँ, आते हैं इमरजेंसी डिटेल टॉपिक। ये समझ आ गया आप लोगों को? तो सरकार पे भी यही कंट्रोल कर रही है, ठीक।
बजट में भी आप देख रहे हैं इसी का कंट्रोल है, मनी बिल पे ऑन पे। और मैंने बताया था कि अगर ज्वाइंट सेशन होता है, अगर किसी बिल पे ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन किस बिल पे हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल पे। तो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, मतलब दोनों हाउस एक साथ बैठेगी, तो किसकी बात बनती है यहाँ पे चलती है, कौन जीतता है? क्योंकि इसके पास देखिए 545 लोग का सपोर्ट है और यहाँ 250। अगर ये दोनों एक साथ बैठेंगे, किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस है? लोकसभा की। तो ऑर्डिनरी बिल पे भी लोकसभा पावरफुल है। दूसरी चीज मैंने लिखाया है कि जब भी कभी ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी तो उसका चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोनों हाउस को चलाने के लिए अलग अलग हेड होते हैं। यहाँ पे इनको स्पीकर कहा जाता है, लिख लीजिए स्पीकर, और यहाँ पे कहा जाता है चेयरमैन। चेयरमैन चेयरमैन कौन होता है आप लोगों को पता है? यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। एक लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब जो भी, मान लीजिए अगर मैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो मैं अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाऊंगा। ठीक है, राज्यसभा को चलाना मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक लास्ट टाइम जो आप लोगों ने टेस्ट पेपर किया है उसका मुझे क्वेश्चन दिखा था, स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें ये दोनों में कौन होता है जो अपने हाउस का मेंबर नहीं होता है? स्पीकर जो बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, स्पीकर जो बनेगा वो इस 543 में से ही बनेगा, 545 में से ही बनेगा। इसी में से एक चुनाव होगा, स्पीकर बनेगा। Who is right now the Speaker of Indian Lok Sabha? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से सांसद है आप लोगों को पता है? कहीं से नहीं होगा तो स्पीकर हो ही नहीं सकता है। आउटसाइडर कैन नॉट बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर मान लीजिए आप लोग लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो मेंबर है। एंड ओम बिरला इज द लोकसभा मेंबर ऑफ बीजेपी फ्रॉम कोटा। कोटा सुना राजस्थान में, बहुत प्रसिद्ध है, कोटा से सांसद है। तो कोई आउटसाइडर यहाँ का स्पीकर नहीं बनेगा। ठीक। दूसरी चीज, राज्यसभा का जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमेशा आउटसाइडर ही होगा। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है और वो चेयरमैन बनना चाहता है, चेयरमैन बनना चाहता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, पहले उसको राज्यसभा से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक। जैसे अभी कौन है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़, ही द वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इससे पहले वो क्या थे पता है आप लोगों को? वेस्ट बंगाल के गवर्नर। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो आउटसाइडर हुए ना, राज्यसभा मेंबर नहीं थे। एक क्वेश्चन मुझे और दिखा था लास्ट में आपके टेस्ट में, कौन से 4 नाम दिया हुआ था, शायद आप लोगों को क्वेश्चन याद हो। इसमें से कौन ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट बनने से पहले इंडिया के लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं? किसी को दिखा था क्वेश्चन? था क्वेश्चन, क्या लिखा आप लोगों ने? जो प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उसको चेक करिएगा फिर से। ये आपको पावर समझ आ गया, लोकसभा राज्यसभा समझ आ गया। आगे टॉपिक में चले। चलिए, अभी किसी ने इमरजेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया तो इमरजेंसी ही कर लेते हैं। जल्दी से निकालिए प्रेसिडेंट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कराऊं। लिखिए तो प्रेसिडेंट क्विकली। प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ज्यादा तो नहीं हुआ, ब्रेक तो नहीं चाहिए आप लोगों को? कंटिन्यू करें ना? देखिए प्रेसिडेंट, देखिए मैं थकता नहीं हूँ पढ़ाते पढ़ाते, शाम तक अगर करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सुबह से लेके रात 10 बजे तक क्लास चलती है और इसी एनर्जी से चलती है। ये नहीं कि हम थक गए, अब नहीं कराना है। रात में 10-11 बजे जब तक क्लास खत्म होती है, पूरी यही एनर्जी है।
तो देख लीजिएगा, आपको थक गया हो, समझ नहीं आ रहा हो तो बताइए। चलिए हेडिंग आ जाए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट पहला पॉइंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। वो इंडिया के पहले सिटीजन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट याद करिए, मैंने बताया था कि स्टेट का मतलब है कंट्री, ये मत सोचिएगा यूपी बिहार बंगाल असम। हेड ऑफ स्टेट होते हैं एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नहीं है, समझने की चीज है। तो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में 3 चीज बताया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत के पहले नागरिक वही होते हैं। ही इज हेड ऑफ स्टेट, अगर कंट्री का हेड पूछा जाएगा कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 2 हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है फंक्शनल। मतलब एक नाम का हेड और एक काम का हेड। नाम का हेड प्रेसिडेंट होते हैं और काम का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन। किसी को पता है इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट सब जानते हैं ना, प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ, और अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत पुराना नहीं है, 2-4 महीने पहले हुआ है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हाँ सही है। लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, पूरे कंट्री में हाई तबाह मचा रहता है, हो हल्ला होता है, सबको पता है। गली गली में नारे रहते हैं, क्या नारा होता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन पता ही नहीं चलता है कब हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही जो अवेयर लोग हैं, थोड़ा जो एक्टिव लोग हैं पॉलिटिक्स में, जिनको इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, वही समझ पाते कि क्या हो रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट जब बन जाता है तब पता चलता लोग ये प्रेसिडेंट बन गया, उससे पहले पता ही। तो इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली। नंबर 1 लिख लीजिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। कौन इलेक्ट करता है इनडायरेक्टली को? यस, और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक वर्ड मिलेगा आप लोगों को, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, एमएलए ऑफ स्टेट, और ये इलेक्टेड ही होते हैं। जो नॉमिनेटेड होता है वो भाग नहीं लेता है। The President of India is elected indirectly by an electoral college consisting of the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha, and state and union territories legislative assemblies। मतलब लोकसभा के 543 लोग वोट डालेंगे, राज्यसभा के 248 लोग वोट डालेंगे। मैंने अपॉइंटेड को छोड़ दिया है, जो 2 इंडियन है यहाँ पे वो वोट नहीं डालेगा, जो यहाँ पे 12 अपॉइंटेड है वो वोट नहीं डालेगा। प्लस एमएलए, इंडिया के कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एमएलए हैं बताइए तो? इंडिया में कितने स्टेट हैं आज की डेट में? 28। तो 28 स्टेट के एमएलए ये स्टेट है, ठीक है। प्लस इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज में एमएलए हैं? आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैज, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन यूनियन टेरिटरीज हैज एमएलएज और विधानसभा। कौन कौन से? नागालैंड तो स्टेट है, फुल फ्लेज स्टेट है इंडिया का। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अरे दिल्ली तो बोलो, एक दिल्ली में है ना चीफ मिनिस्टर,
देखिए हम लोग डेली न्यूज में रहते हैं ना, हैं? ठीक ठाक है ना? हाँ, तो एक दिल्ली है विधानसभा है, वहां पे 60 सीटें 70 सीटें, कितनी सीटें 70 की 60 है 70। जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में हाँ उसको सस्पेंड कर दिया अभी जब से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अभी वहां पे इलेक्शन नहीं है। पौंडीचेरी, देखिए पौंडीचेरी दूसरा जो है वो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम सुना आप लोगों ने? पौंडीचेरी ये दो यूनियन टेरिटरी जैसी है जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री है और ये विधानसभा के मेंबर भी इसमें वोट डालते हैं। आपने लिखा है इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इससे ज्यादा इसके इलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वोट काउंटिंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसमें हम डिटेल नहीं जाते, आप लोगों का टॉपिक नहीं है। अब हम सीधे आ जाते हैं इनके पावर में। जल्दी से देखिए क्या प्रेसिडेंट के पास कोई पावर है? प्रेसिडेंट के पावर को 5-6 सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। प्रेसिडेंट का पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ से रिलेटेड पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर, इमरजेंसी पावर, एक्सक्रीटरी पावर, ये बहुत सारे पावर्स है प्रेसिडेंट का। तो अब पहले डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लॉ से रिलेटेड पावर, इसी में लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, चूंकि प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं तो एक दो जनरल क्वेश्चन प्रेसिडेंट पे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नेम एन इंडियन प्रेसिडेंट हु रिपीटेड हिज टर्म ट्वाइस। वो प्रेसिडेंट जिसका टर्म 2 टर्म्स कंटिन्यू रहा हो। लाल बहादुर शास्त्री प्रेसिडेंट कब बने? वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कोई ऐसा प्रेसिडेंट इंडिया में हुए हैं जो 2 टर्म्स रहे हो, 10 साल के लिए 5-5 साल रिपीट किया हो? इंडिया में आज तक एक ही ऐसा प्रेसिडेंट हुए हैं जिनका टर्म रिपीट हुआ है 2 बार, और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 52 से लेके 62 तक इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद किसी प्रेसिडेंट का टाइम रिपीट नहीं हुआ है, बाकी सब 5-5 साल के लिए रहे। किसी प्रेसिडेंट का नाम बताइए जिनका ऑन चेयर डेथ हो गया हो, जो पोस्ट पे रहते जिनकी मृत्यु हो गई। कोई मुस्लिम है, 3 मुस्लिम बने अभी तक प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ नहीं हुई। इंडिया में अभी तक 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर, तो जो फर्स्ट 2 थे दोनों की ऑन चेयर डेथ हुई, ठीक है, पोस्ट पे रहते ही डेथ। नाम लिख लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ऑन चेयर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों की ऑलमोस्ट डेथ हुई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लिख लिया? अभी कौन है प्रेसिडेंट? लिख लीजिए। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से स्टेट से है? ये उड़ीसा से है, उड़ीसा से है, और ये झारखंड के गवर्नर रह चुकी हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। इनकी लाइफ जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ है, बहुत ही इंस्पायरिंग लाइफ है। इनके जगह पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ से सरेंडर कर चुके होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इतना सेक्रीफाइस इन्होंने किया है। इनके 2 यंग बेटे की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट शी वर्क हार्ड एंड इन्वॉल्व हरसेल्फ इन सोशल सर्विस। बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ है, जरूर पढ़िएगा मिलने टाइम को। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन जो हम बता रहे थे अभी कि प्रेसिडेंट जो पहले स्पीकर रह चुके हैं, उनका भी नाम लिख लीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी।
He was President Neelam Sanjeev Reddy. He was Speaker of Lok Sabha before President. वो लोकसभा के स्पीकर थे पहले. यही क्वेश्चन था आपके. नीलम संजीव रेड्डी लिखते क्या? नेक्स्ट. अच्छा, बीच में 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी है. एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब अगर प्रेसिडेंट की अचानक डेथ हो गई तो उनके टाइम में एब्सेंस पे कौन काम करता है? अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए और पोस्ट डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं. ठीक है. तब जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो वो चेयरमैन का काम रोक देते हैं. स्पीकर चेयरमैन का काम नहीं करते, प्रेसिडेंट का काम करते हैं. और मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट और अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई तो यस, सीजेआई ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है. तो ऐसा एक बार हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. देखिए, एक्टिव प्रेसिडेंट इंडिया में 3 बने हैं. एक्टिव प्रेसिडेंट मतलब इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई उनकी जगह पे. पहला लिखिए बीबी गिरी. बीबी गिरी, बीबी गिरी. बीबी गिरी के बाद जस्टिस एम हिदायतुल्ला. जस्टिस एम हिदायतुल्ला. और तीसरा बीडी जत्ती. बीडी जत्ती. बीडी जत्ती ये वाइस प्रेसिडेंट थे. ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की मुद्दत के बाद बन गए. और ये चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला. एम हिदायतुल्ला कहते हैं. ये चीफ जस्टिस थे इंडिया के. क्या कौन सा टाइम लिखना है तो लिख लीजिए. हिदायतुल्ला का टाइम है 69 to 69. डेथ के बाद. ओके. बीबी गिरी बने थे जाकिर हुसैन की डेथ के बाद. जब मोहम्मद जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी उसके बाद बीबी गिरी बने थे. ठीक है. और बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद के बाद डेथ के बाद बीडी जत्ती बने थे. फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद बीडी जत्ती बने थे 77. नेक्स्ट बाबोस लिखिए जल्दी से. और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस. ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है. और इंडिया के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? इंडिया के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस. एक क्वेश्चन आता है, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेगा? अगर मान लीजिए अभी प्रेसिडेंट का मन हो गया, यार मन भर गया, रिजाइन करते हैं, हाउ विल शी एड्रेस हर रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट. लिख लीजिए. प्रेसिडेंट गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को. वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को. ठीक है. डन. नेक्स्ट. और प्रेसिडेंट का एज भी लिख लीजिएगा, कम से कम 35 इयर्स होना चाहिए. To become the president or vice president, one should be of at least 35 years of age. कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए.
कोई मुझे बताएगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30। अगर किसी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25। अगर 25 साल उम्र है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना जा सकता है, क्योंकि आप 25 साल की उम्र में लोकसभा के मेंबर बनने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का टाइम कितना होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं? 5 इयर्स। जल्दी से पावर्स लिख लीजिए। प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या है? पहला आप लिखिए लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने की शक्ति। लॉ बनाने की शक्ति में 3-4 शक्ति है उनके पास, राइट? प्रेसिडेंट के पास पहला शक्ति है पहला शक्ति लॉ बनाने की उनकी ये है, इंडिया में कोई भी लॉ तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट का साइन ना हो जाए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट है, साइन है, तभी लॉ बनेगा। लिख लीजिए, लॉ विल बिकम लॉ विद हिज साइन, विद और हर साइन और एसेंट। A law bill will become a law with his or her consent and assent or sign। वो लिखना लिखिए। A bill will become law with his sign। हो गया, लॉ तभी बनेगा जब उनका साइन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, he can dissolve लोकसभा। dissolve लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। He or she can dissolve लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेट 2 एंग्लो-इंडियन मेंबर इन लोकसभा। ये सारे उनके लेजिस्लेटिव पावर में बता रहे हैं। नॉमिनेट 2 एंग्लो-इंडियन मेंबर इन लोकसभा एंड 12 एंग्लो-इंडियन मेंबर इन लोकसभा और 12 इन राज्यसभा। प्रेसिडेंट 2 एंग्लो-इंडियन मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट करते हैं और 12 को राज्यसभा में। नेक्स्ट, he can summon, prorogue the houses। summon and prorogue the houses। ये वर्ड सुना आप लोगों ने? समन का पता अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ये भी कहीं पे लिख लीजिए, पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। सेशन मतलब होता है उनकी साल में 3 बार मीटिंग होती है। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। ये 3 बार इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, ये रफली होता है फरवरी मार्च में, ये होता है जुलाई अगस्त में, और ये होता है नवंबर दिसंबर। ये 3 सेशन होते हैं। अब मीटिंग किस डेट से स्टार्ट होगी? जिस डेट से स्टार्ट होगी उसी को कहते हैं समन। जनरली ये फरवरी मार्च में होता है बजट सेशन, अप्रैल तक चलता है। दूसरा मॉनसून सेशन हमने लिखा जुलाई अगस्त में होता है और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में होता है। अब ये किस डेट से मीटिंग स्टार्ट होगी ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? जिस डेट से स्टार्ट होगी उसी को कहते हैं समनिंग हाउसेस। किस डेट तक चलेगी ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। जिस डेट तक चलेगी उसको कहते हैं लास्ट डेट को प्रोरॉग्यू कर देते हैं, हाउस की मीटिंग खत्म कर देते हैं। ये दोनों टर्म समझ आया? समन एंड प्रोरॉग्यू, ये वही करते हैं। एक क्वेश्चन सेशन से आ गया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? 6 मंथ। 6 मंथ से पहले उसकी मीटिंग होना जरूरी है, मस्ट है।
लिख लीजिए, द मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 months. द मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 months. तो देखते जाइए, समझ आ जाएगा. 6 महीने समझ आ गया. ये 6 महीना क्या है कि गैप 6 महीने तक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पहले उसकी मीटिंग होनी चाहिए. ओके. अब जब एक वर्ड आपको मिलेगा, एक तो समन हो गया, एक प्रोलॉगी हो गया, एक ऐसा ही वर्ड मिलेगा एडजर्नमेंट. सुना है? ये कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट नहीं कर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लोकसभा या राज्यसभा. अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा सुना होगा, जब लोकसभा में बहुत शोर होता है, वो हल्ला होता है, तो स्पीकर कहता है कि आज की लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है या सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है. स्थगित वर्ड इज एडजर्नमेंट. द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 4 PM और द हाउस इज एडजर्न्ड टिल मंडे और हाउस इज एडजर्न्ड टिल साइनेडाई. अनिश्चित काल जब बहुत शोरगुल बचता है, एडजर्नमेंट स्पीकर करते हैं या चेयरमैन करते हैं. एक वर्ड और मिलेगा आप लोगों को, कोरम. मीटिंग. कोरम क्या होता है? कैरम बोर्ड खेलना. यस. कितना होता है वो? 110. 1/4. तो कोरम होता क्या, ध्यान से समझिए. कोरम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर्ड बच्चे मान लीजिए 100 है. इस क्लास में रजिस्टर्ड बच्चे 100 हैं. मैं आया क्लास में पढ़ाने के लिए और मुझे दिखा कि 5 बच्चे बैठे हुए हैं. तो मुझे क्लास लेना चाहिए कि थोड़ी देर पोस्टपोन कर देना चाहिए, आधा घंटा वेट कर लेना चाहिए, 1 घंटा वेट, या कैंसिल कर देना चाहिए? तो एक नंबर होता है, मिनिमम नंबर, कम से कम इतने बच्चे होंगे तभी हम क्लास लेंगे. तो वो जो मिनिमम नंबर है दैट इज कॉल्ड कोरम. तो लोकसभा राज्यसभा का कोरम होता है 110 या 10%, दोनों एक ही बात है. अब 110 लिखिए या 10%. मतलब ये हो गया, अगर लोकसभा के टोटल मेंबर 545 हैं तो कम से कम 55 लोग हाउस में होंगे, लोकसभा में होंगे, तो लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी. अगर नहीं चलेगी तो कहा जाएगा कि कोरम पूरा नहीं होने के कारण लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है. ऐसा कई बार होता है. देखिए, कोरम समझ आ गया. और राज्यसभा में होता है 25. राज्यसभा में होता है 25. कम से कम 25 लोग हाउस में होने चाहिए, तभी उस दिन की राज्यसभा की कार्रवाई आगे चलेगी. कोरम समझ आ गया. 35. ये है 55. हाँ, इसका 10% 55 ही होगा ना, 54.5 होगा. तो आदमी तो आधा नहीं हो सकता ना, कि सारे 55 आदमी, सारे 54 आदमी है तो भी नहीं होगा. आदमी तो कंप्लीट ही होगा ना. अब एक दो और पार्लियामेंट से रिलेटेड टर्म लिख लीजिए. जब इतना हो गया, पार्लियामेंट की डेली जो मीटिंग स्टार्ट होती है वो दिन में 11 बजे स्टार्ट होती है. कितने बजे? 11 बजे से. और पहला जो 1 घंटा पार्लियामेंट का होता है उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर. ठीक, तो लिख लीजिए 11 AM to 12 AM की PM. ये जो 1 घंटे का टाइम होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का अलग अलग, उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल. ठीक है. और डेली 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर ही होता है. इसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. मिनिस्टर से, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं. अब क्वेश्चन 2 तरह का होता है. एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका ओनली आंसर दिया जाता है, और एक होता है जिसका बहुत डिटेल्ड आंसर लिख के लाना पड़ता है. किसी को तो याद नहीं होगा. ठीक. तो अगर ऐसा क्वेश्चन उसको एडवांस में नोटिस दे दिया जाता है, मिनिस्टर को बता दिया जाता है आप अपने डिपार्टमेंट का ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके आइएगा. ये हो गया क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर के बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक क्या होता है?
ये क्या होता है? इसको कहते हैं जीरो आर, शून्यकाल। पूछा जाता है शून्यकाल कब से कब तक होता है? तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है पार्लियामेंट का, उसको क्या कहते हैं? शून्य आर, जीरो आर या शून्यकाल। और 1 बजे के बाद नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, जनरली लंच वंच हो जाती है, लोग खाने पीने चले जाते हैं। उसके बाद जाके कई लोग वापस ही नहीं आते, अगर बहुत जरूरी होता है, वोटिंग है, कोई डिबेट चल रही है तो आते हैं। अदरवाइज तो और आपको समझ आ गया, सेशन समझ आ गया आपको, ये क्वेश्चन आज ये समझ आ गया। आपने लेजिस्लेटिव पावर लिखी, लेजिस्लेटिव पावर के बाद प्रेसिडेंट के 5-10 मिनट एक्सीड कर लेते हैं, प्रेसिडेंट खत्म कर लेते हैं। हाँ, सब लोग थक गए क्या? प्रेसिडेंट खत्म कर लेते हैं ना? बोरिंग लग रहा है क्या? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है? टेक द डीप ब्रेथ, मेडिटेशन करो। जब भी नींद आए बहुत गहरी सांस लो। लेते हो तुमको? ओके, प्रेसिडेंट जल्दी से 5 मिनट में कोशिश करते खत्म करते हैं। एक्टिविटी पावर का मतलब होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो देखो, पहला अपॉइंटमेंट किसका करता है? ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ये सारे उनके गवर्नर्स ऑफ स्टेट, सारे स्टेट के गवर्नर की अपॉइंटमेंट यही करते हैं। देन CEC, CIC, CAG, चीफ इलेक्शन का, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट यही करते हैं। एनीबॉडी कैन टेल मी हु इज राइट नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार। यस, कल परसों न्यूज में थे, कर्नाटक का चुनाव अनाउंस कर रहे थे कि 10 मई को होगा, 13 मई को काउंटिंग होगी। तो अभी जो इंडिया के CEC है उनका नाम है राजीव कुमार। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी हु इज राइट नाउ द CAG ऑफ इंडिया? VK सिंह। अब इंडिया के CAG ये हैं हरीश चंद्र मुर्मू। नाम सुना है किसी ने? कहाँ सुना है? HC मुर्मू का नाम कहाँ सुना है? सबने सुना है, सबने सुना है, बहुत फेमस नाम है। ये गुजरात कैडर के सीनियर IAS ऑफिसर थे और इनको गुजरात से रिटायरमेंट के बाद जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, अभी जो है उनसे पहले मनोज सिन्हा से पहले यही थे। ओके, ये सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर? अब प्रेसिडेंट के बाद लिखिए, एग्जीक्यूटिव पावर के बाद लिख लीजिए जुडिशियरी पावर। प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर भी होता है, जज से रिलेटेड पावर होता है। ठीक, जज से रिलेटेड पावर आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिख लिया। अब जुडिशियरी पावर लिख लो और इमरजेंसी पावर करके हम वाइंड अप करते हैं। जुडिशियरी पावर में लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट यही करते हैं, जुडिशियल पावर में भी आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिख लो पार्डन, आर्टिकल 72 है पार्डन। पार्डन वर्ड सुना है किसी ने? क्या होता है? माफी।
हमारे देश में जो सजा का प्रोसीजर है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो सबसे पहले उसको सेशन कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। अगर सेशन कोर्ट ने उसको सजा दे दी और वो सजा से खुश नहीं है, उसको लग रहा है गलत हुआ है, तो सेशन कोर्ट के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी, सजा में बात कर रहा हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या मौत की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, तो वो हाई कोर्ट जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा दे दी, तो क्या किसी के पास उसके पास कोई ऑप्शन बचता है? ये ऑप्शन बचता है, तो प्रेसिडेंट के पास पार्डन है। मर्सी या पेनी किसको कहते हैं? दया या चिका कहते हैं। मेरे ऊपर दया किया जाए, मेरे से गलती, व्हाटएवर इट इज द लैंग्वेज, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की सजा दी हुई किसी भी इंसान को अगर प्रेसिडेंट चाहे उसकी सजा को खत्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब मौत की सजा है, प्रेसिडेंट ने कहा कि इसको छोड़ दो, तो छोड़ दिया जाएगा। कम कर दो, इसकी मौत की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट करो, ठीक है, या इसको अगर 20 साल की सजा तो 10 साल करना, तो दैट कैन बी डन। ये पावर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। अब लिख दीजिए, प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनीबडी convicted by the Supreme Court. आर्टिकल लिखना चाहे तो लिख लीजिए, आर्टिकल 72 है ये पार्डन, PRDN आर्टिकल 72 है। ये प्रेसिडेंट का पावर है किसी को की सजा को माफ करने का अधिकार। नेक्स्ट पावर लिखिए, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर में पहला लिख लीजिए चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इंडिया के जो 3 आर्मी विंग्स है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के चीफ कमांडर प्रेसिडेंट हो, ठीक है। और चूंकि चीफ कमांडर वही होते हैं, इंडिया में वॉर डिक्लेयर करने का पावर इन्हीं के पास है। किसी कंट्री से लड़ाई हो गई, हु कैन डिक्लेयर वॉर? द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राइट लिखिए, ही कैन डिक्लेयर पीस एंड वॉर विद द कंट्री। वॉर डिक्लेयर करने का और पीस डिक्लेयर करने का पावर इन्हीं का है। कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। लास्ट पावर लिखिए इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी हेडिंग डाल लीजिए, इमरजेंसी। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ये तीनों आर्टिकल है। इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। पहले हम ये दोनों समझते हैं, फिर इस पे आते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी सबसे पहले क्या होता है? अगर कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन है, सरकार के पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, सरकार एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकती, उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है, इवन इंक्लूडिंग जजेस। जब हम किसी दिन जज करेंगे तो बताएंगे आपको कि जज की सैलरी किसी कंडीशन में रुकती नहीं है, ठीक है। वो जज को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जज की सैलरी ना रुके। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में जजेस की भी सैलरी रुक सकती है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया में आज तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है? इंडिया में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। लिख लीजिए, इन इंडिया टिल नाउ नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड, नॉट इवन वंस, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी एवर इम्पोज्ड इन इंडिया। अभी आप देख रहे हैं आपके 2 पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी।
स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? आर्टिकल 356 कहता है अगर इंडिया के किसी स्टेट में, जो हमारे यहाँ स्टेट है, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मैसेंट्री ब्रेक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे स्टेट सही से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट अपना पावर यूज करके चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसको आप गवर्नर रूल कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक, वो गवर्नर रूल कहते हैं। आर्टिकल 50 लिख लीजिए, if the state government is not working according to constitution, if any state government is not working according to the constitution, then president rule can be imposed. और इंडिया में पहला स्टेट जहाँ पे ये लगाया गया था वो पंजाब है। 1951 में पंजाब सरकार को डिसमिस किया गया था 1951 में। अब ये लास्ट वाला लिखिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगाया जा सकता है। इसके दो ग्राउंड होते हैं लगाने के, दो कारण होते हैं। हाँ, कुछ पूछना तो नहीं है? दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है अगर वॉर हो गई, किसी कंट्री से लड़ाई हो गई, तो कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है। दूसरा कारण होता है अगर कंट्री के अंदर आर्म्ड रेबेलियन हो गया, किसी ने, किसी ग्रुप ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो सरकार के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लिख लीजिए, इन केस ऑफ वॉर एंड इन केस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। इन केस ऑफ वॉर एंड आर्म्ड रेबेलियन किस कंडीशन में लगता है? वॉर की कंडीशन में और आर्म्ड रेबेलियन। और एक इंपॉर्टेंट ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ये भी लिखिए, इमरजेंसी लगेगा कैबिनेट के लिखित रिक्वेस्ट के बाद ही। ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, इमरजेंसी ये जो लगेगा कैबिनेट के लिखित अनुरोध के बाद ही। ऐसा क्यों किया गया? आर्म्ड रेबेलियन और द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ऐसा क्यों किया गया? कहते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। मतलब एक का फोन किया, ये इतना खिलवाड़ थोड़ी है, इतनी छोटी चीज थोड़ी है। उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया अब इमरजेंसी तभी लग सकता है जब कैबिनेट की मीटिंग हो, सारे मिनिस्टर्स बैठे और वो रिटन रिकमेंडेशन करे प्रेसिडेंट से, तभी ये लग सकता है। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगा है, लिख लीजिए। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम, 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड 1975 वो नेशनल इंटरनल इमरजेंसी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, लंबी कहानी है उसकी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आज का, हमने प्रेसिडेंट के 3 पावर डिस्कस की। एक लास्ट पावर है प्रेसिडेंट का जिसको कहते हैं एक्सक्रीशनरी पावर।
प्रेसिडेंट का ये लास्ट पावर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सक्रिशनरी पावर। एक्सक्रिशनरी पावर से पहले एक लाइन समझिए, जितने भी अभी तक हम लोगों ने पावर डिस्कस की, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इमरजेंसी लगाने की पावर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो हाउस को डिसॉल्व करने की हो, बुलाने की हो, खत्म करने की हो, सारे पावर प्रेसिडेंट यूज करेंगे प्राइम मिनिस्टर के कहने से। ये बात समझ आई? पावर प्रेसिडेंट का है, लेकिन वो किसके कहने से करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के कहने। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि आर्टिकल 356 लगा दीजिए, वो लगा देंगे। अगर नहीं कहेंगे तो नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे किसको यहाँ अपॉइंट कर दीजिए, कर जनरली। जो लास्ट पावर है जिसको कहते हैं एक्सक्रिशनरी पावर, वो प्रेसिडेंट अपने आप यूज करते हैं, उसमें उनको प्राइम मिनिस्टर की बात मानने की लिए बाध्यता नहीं है। दो कंडीशन होता है, एक लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इफ नो पार्टी गेट द मेजॉरिटी इन लोकसभा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इफ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा। ये अपना एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसको अपॉइंट करना है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है उस केस में। और दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इफ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, इफ नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा। दूसरा, डिसॉल्विंग लोकसभा, डिसॉल्विंग लोकसभा if prime minister has lost the majority, dissolving Lok Sabha if the prime minister has lost the majority। मतलब एक लाइन और लीजिए कि हमने कहा कि लोकसभा को डिसॉल्व प्रेसिडेंट करेंगे, किसके कहने से करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को कहने से करेंगे। लेकिन मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर पहले ही लोकसभा की बहुमत हार चुके हैं, अब तब अगर प्राइम मिनिस्टर कहे कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट कहेगा नहीं, अब वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, हमें करना है नहीं करना है, कोई दूसरी पार्टी की को चांस देना है, कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बनाना, वो आप डिसाइड करें। पहला आपने लिखा कि अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में होता क्या है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी होगा, जिस पार्टी के पास 272 से ज्यादा सीटें होंगी, उसका जो लीडर होगा वही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। Why is Narendra Modi the Prime Minister of India right now? Because he has a majority, his party has a majority in Lok Sabha, बीजेपी को मेजॉरिटी है, और बीजेपी की मेजॉरिटी ने उनको अपना नेता चुना, लीडर चुना। ठीक, मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा आ जाए, किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत ना, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को बुलाना है, किसी छोटी पार्टी को बुलाना है, बड़ी पार्टी को बुलाना है, वो प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन होता है। दिस इज कॉल्ड हिज डिस्क्रिशनरी पावर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर